चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में जैसा आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म सबसे बढ़िया टॉपिक है, आपके पूरे पार्टनरशिप का सबसे इजी टॉपिक है। और सबसे अच्छी बात, इस टॉपिक का वेटेज पूरे पार्टनरशिप के सब चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का लिया गया है। आप ये बात मानकर चलिएगा, आप लोगों को जो पार्टनरशिप के चैप्टर्स लास्ट क्लासेस के दौरान मैंने पढ़ा दिए, ये वाला जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म सबसे ज्यादा वेटेज आपके सिलेबस में रखता है। मैं आपको बता दूं इतना इजी ये चैप्टर रहेगा, और मैं आपको ये भी बता दूं ये इतना इंटरेस्टिंग रहेगा। आपके सारे क्वेश्चन वेरी फर्स्ट टाइम में होंगे। और मैं आपको बता दूं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ये वाला जो टॉपिक है ये आमतौर पर क्या बताता है, मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एबीसी हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी। और इन तीनों ने बिजनेस को रन किया है पार्टनरशिप में। ये तीनों लोग एक बिजनेस रन करते हैं पार्टनरशिप में। अब होता क्या है कि किसी भी रीजन की वजह से इनकी पार्टनरशिप फर्म जो है उसको डिसॉल्व किया गया। कोई भी एक रीजन जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म जो है इसको बेटा क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। आप बोलेंगे डिसॉल्व करने का मतलब जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस है उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। दो चीजें होती है बेटा, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो अलग अलग बातें हैं। मैं आपको याद करा दूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है उसमें क्या होगा, तीन पार्टनर्स हैं, उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा एडमिशन ऑफ पार्टनर, आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ लिया डेथ ऑफ अ पार्टनर, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही तो है। क्यों? मान लीजिए देखो तीन पार्टनर हैं, एक नए पार्टनर डी को भी मैं एडमिशन दे दूं तो एबीसी की पार्टनरशिप कंप्लीटली खत्म हो गई, क्योंकि अब चार पार्टनर बन गए ए बी सी डी। तो मैं आपको बता दूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस वाइंड अप नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ क्या होगा, जो पार्टनर्स का एग्रीमेंट है वो वाइंड अप होगा। मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें पता क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा, तो मैं बता दूं जैसे कि आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नोट करते चलिएगा। ये क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन बन के एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में ये आया है कई बार, इसीलिए लिखवा रहा हूं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन पार्टनर्स। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और थर्ड मेरे पास आएगा रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा ये तीनों टॉपिक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये तीनों टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को बिलोंग करेंगे। क्योंकि बेटा इन सब में आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्व हो गई। जैसे मान लो एडमिशन की बात करें, ए बी सी तीन पार्टनर हैं,
हमने डी पार्टनर को एडमिशन दे दिया, तो एबीसी की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और ए बी सी डी चारों की पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट हो गई। तो बेसिकली अगर आपसे कोई ये पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो ये सारे केस आ जाएंगे। ये बात आप मानकर चलिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये सारे केस आ जाएंगे। फटाफट से आप लोगों के एक बार मेरे को रिप्लाई आ जाने चाहिए, क्या आप सबको ये वाली बात सबको समझ में आ रही है क्या? फटाफट से रिप्लाई कर दो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, सबको समझ में आ रहा है क्या? फटाफट से बता दीजिए, यस या नो। बिल्कुल बढ़िया, मेरे पास रिप्लाई आ गए। चलिए, एक आता है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ, एक आता है बेटे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक आता है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्लोज डाउन इट्स बिजनेस, क्लोज डाउन इट्स बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आप अपने बिजनेस को क्लोज डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे। और डिसोल्यूशन में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स जो होंगी इनको हम सोल्ड कर देंगे एंड पे ऑफ ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, पे ऑफ ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड फाइनल पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइनल पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल का भी फाइनल पेमेंट कर देंगे, एसेट्स को सेल कर देंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल पेमेंट कर देंगे। बेटा इसे हम लोग नाम देंगे वाइंड अप ऑफ बिजनेस। बेटा इसे हम लोग नाम दे देंगे वाइंड अप ऑफ बिजनेस। हम लोग बिजनेस को इसमें कर देंगे वाइंड अप, वाइंड अप ऑफ बिजनेस, इसे हम लोग कर देंगे वाइंड अप, इसे हम लोग नाम दे देंगे वाइंड अप का, वाइंड अप ऑफ बिजनेस। बिजनेस को इसमें हम लोग कर देंगे बेटे वाइंड अप। और मैं आपको बता दूं इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में इस डिसोल्यूशन, ये जो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, मैं आपको नोट करवा रहा हूं। हर एक बात आपको नोटबुक में नोट कर लेनी है। एक बात बता दूं, दिल निकाल के छोड़ दूंगा आज मैं, ये बात आप मान के चलिएगा, आज दिल निकाल के छोड़ दूंगा मैं अकाउंट्स का। बढ़िया लेवल पर आप नोट करके चलना। ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा ना, इस प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कैश रियलाइज्ड करेंगे। इस डिसोल्यूशन प्रोसेस में कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। इस डिसोल्यूशन प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को बेचकर कैश को रियलाइज करेंगे। ये बात मानकर चलिए, डिसोल्यूशन प्रोसेस में एसेट्स को सेल करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैश रियलाइज करेंगे। उसके बाद पेमेंट प्रोसीजर क्या होगा, कैश कैश रियलाइज करने के बाद पेमेंट प्रोसीजर क्या होगा, पेमेंट प्रोसीजर क्या होगा, कैश रियलाइज करने के बाद पेमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। पेमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेमेंट करूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। सबसे पहले नंबर 1 पर पेमेंट होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस का, नंबर 2 पर
पेमेंट होगा आउटसाइड लाइबिलिटीज का। नंबर 2 पर पेमेंट होगा आउटसाइड लाइबिलिटीज का। नंबर 3 पर पेमेंट होगा हमारे पार्टनर्स के लोन का। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर लोन अकाउंट का पेमेंट होगा। नंबर 4 लास्ट स्टेप पर हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। लास्ट स्टेज पर हम लोग पेमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस का, फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज का, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट का, और सबसे लास्ट में हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का। ये हमारे पास पेमेंट का प्रोसीजर होगा। मैं कह रहा हूं आप 2 क्लास स्टार्टिंग की बढ़िया से कर लो। थर्ड क्लास में जब मैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, अगर वेरी फर्स्ट क्लास का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर निकल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1% भी कहीं किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बात का मैं आपसे प्रॉमिस करके चल रहा हूं बेटा। चलिए, इतना काम करने के बाद मैं आपको बता दूं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा बेटे। अगर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है तो मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तो बनाना पड़ेगा बेटे इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट। एक तो आपको इसमें बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 2 आपको बनाना पड़ेगा इसमें नंबर 2 आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। और बेटे ये इसी प्रोसीजर में बनेंगे। नंबर 3 आपको इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स है तो साथ साथ करंट अकाउंट भी आपको बनाने पड़ सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट ओब्लिक बैंक अकाउंट। कुछ बच्चे मेरे से बोलते हैं सर इस क्वेश्चन में इस तरह के टॉपिक में हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी क्या। अच्छी बात यह है बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी। क्यों नहीं बनानी पड़ेगी? क्योंकि जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसको तो आप डिस्पोज ऑफ कर दोगे, क्योंकि आप एसेट सारी सेल कर दोगे, क्योंकि आप लायबिलिटी सारी पेमेंट कर दोगे, क्योंकि पार्टनर्स की पेमेंट आप फाइनल कर दोगे। तो बैलेंस शीट बनाओगे किसकी? फर्म तो आपने डिसॉल्व कर दी, तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत बनेगी ही नहीं। तो मैं आपको याद करा दूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको टोटल 4 अकाउंट मैक्सिमम बनाने पड़ सकते हैं। नंबर 1 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए नंबर 1 आपको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। मैं आपको बता दूं रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर होगा नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रिजल्ट हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा। रियलाइजेशन अकाउंट का रोल क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के पीछे उसका रोल क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट का रोल होगा फॉर सेल द all of assets and pay off payment of all outside liabilities। अब जब आप डिसोल्यूशन करेंगे सबसे पहले बेटे आप एसेट्स को सेल करेंगे, फिर आप लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे,
और जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे ना, तो ये जरूरी है क्या सारी एसेट्स आपकी बुक वैल्यू पर सेल हो जाए। आपकी बैलेंस शीट में फर्नीचर 1 लाख रुपए वैल्यू शो करता है, आप डिसोल्यूशन में जब उसको सेल करने निकलोगे, हो सकता है वो 1 लाख से कम में सेल हो सकता है वो 1 लाख से ज्यादा में सेल हो। तो जितना अमाउंट उसको सेल करके आपको रियलाइज होगा, उस प्रोसेस में आपको लॉस या प्रॉफिट होने के चांस भी तो हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब आप पढ़ेंगे, तो डिसोल्यूशन के टाइम पर आपने एसेट्स और लायबिलिटीज को सेल करने का काम तो कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में आपको प्रॉफिट भी होंगे, कुछ एसेट्स को सेल करने में, कुछ में लॉस भी हो सकते हैं। लायबिलिटीज को पेमेंट या तो एट पार वैल्यू पर करोगे, या कम या ज्यादा पर भी हो सकता है। तो इसी वजह से जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, मैं आपको याद करा दूं, आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसका रिजल्ट, रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाओगे, इसका जो रिजल्ट है या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एसेट्स को सेल करोगे, लायबिलिटीज को पेमेंट करोगे, तो भाई आपको लॉस और प्रॉफिट होने के चांस बने रहेंगे। तो इसीलिए मैंने बताया सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा बेटे पार्टनर लोन अकाउंट। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा बेटे पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। और सबसे लास्ट में हम लोग बनाएंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लेकिन अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर समझना है बेटे, मैं आपको एक बात सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये जो चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सिर्फ जिसमें आपसे जर्नल एंट्रीज एग्जामिनर पूछ लेने वाला है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपसे एग्जामिनर लेजर अकाउंट्स बनवाने वाला है। हमारा आज तक का जो एक्सपीरियंस रहा है इस चैप्टर को लेकर, आमतौर पर सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन अराइज करता है जिसमें ओनली आपको जर्नल एंट्री बनानी होंगी, और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन अराइज करता है जिसमें आपको लेजर अकाउंट बनाने होंगे। अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स ये टॉपिक आपके सिलेबस को कवर करता है बेटा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इटसेल्फ जर्नल एंट्री का टॉपिक 4 मार्क्स का है। और मैंने ऐसा भी देखा बेटा मेरे टीचिंग करियर में कि कई बार उल्टा कर दिया गया, मतलब जर्नल एंट्री का क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और 4 मार्क्स का सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है छोटा पार्ट बना करके दे दिया गया। तो आप इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज को हल्के में मत लीजिएगा। जर्नल एंट्री बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इस चैप्टर में मैं ऐसे करवाऊंगा जिनमें ओनली आपको जर्नल एंट्री ही बनानी होंगी। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो बेटे मैं आपको एक बात सबसे पहले क्लियर कर दूं, जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट ये वाला टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं। इसमें अब मैं अकाउंटिंग प्रोसीजर बताऊंगा। मैं आपको बेटे इसमें पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर बताऊंगा। मैं पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर आपको बना के दे रहा हूं। पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर मैं आपको बना के दे रहा हूं। अकाउंटिंग प्रोसीजर मैं आपको बना के दे रहा हूं। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है लिखिएगा। आपको मैंने बता दिया 4 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और बैंक या कैश। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरी बात 2 मिनट सुन लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपको मिलेगा किस फॉर्मेट में, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मिलेगा किस फॉर्मेट में मिलेगा। एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एबीसी आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑल ऑफ द 3 पार्टनर्स आर एज अंडर। 3 पार्टनर हैं और इन तीनों पार्टनर्स की एक बैलेंस शीट आपको गिवन होगी। 3 पार्टनर हैं,
तीनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट आपको गिवन होगी। 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर की बैलेंस शीट आपको गिवन होगी और बैलेंस शीट गिवन होने के बाद आपको दी गई होंगी एडजस्टमेंट्स। बैलेंस शीट के बाद आपको दी जाएंगी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में मान लो आपको ये बोलेगा एसेट को रियलाइज करने के लिए कि भाई आपको एडजस्टमेंट में बता देगा फर्नीचर इतने में सेल हुआ, बिल्डिंग इतने में सेल हुआ, डेटर से इतना अमाउंट आया, फिर आपको बोल देगा क्रेडिटर्स का पेमेंट आपको इतना करना पड़ा, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था उसका पेमेंट करना पड़ा, आपके डिसोल्यूशन के एक्सपेंस कितने हुए उसके बारे में भी आपको दिया गया होगा। मतलब सीधी बात क्या है भाई, आपको एडजस्टमेंट में एसेट कौन सी कितने में रियलाइज की गई और कौन से एक्सपेंस का कितना पेमेंट किया गया, कौन सी लायबिलिटी का कितना पेमेंट किया गया वो गिवन होगा। तो आपको एडजस्टमेंट में एसेट के रियलाइज करने के बारे में, लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बारे में और एक्सपेंस की पेमेंट करने के बारे में आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको गिवन होगा कि कौन सी एसेट कितने में रियलाइज हुई और कौन सी पेमेंट कितने में की गई। आपको बोलेगा एग्जामिनर प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट। एंड लेजर अकाउंट ये आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा। आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया क्या? आप सब लोगों के इतने रिप्लाई आएंगे, मैं उसके बाद आगे की बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग मेरे को ये बता दो, आप सबको इतना क्लियर है क्या? आप सब लोग मेरे को ये बता दो, आप सबको इतना क्लियर है क्या? फटाफट से बताइए। आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया गया होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपको दिया गया होगा। अब मैं आपको क्या करवा रहा हूं सुनो, मैं आपको अब बनवा के दे रहा हूं अकाउंटिंग प्रोसीजर, जर्नल एंट्रीज मैं आपको बनाकर दूंगा और पूरा प्रोसेस इतने बढ़िया तरीके से मैं बेटे आपको नोट करवा दूंगा, आपको एक बार भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा प्रोसेस मैं आपको नोट करवाने वाला हूं, आप देखिएगा। आप बोलेंगे सर ये तो आपने कमाल ही कर दिया, सारी बातें नोट करवा दी। बेटे जब बैलेंस शीट गिवन होगी, एडजस्टमेंट गिवन होंगी, सबसे पहले नंबर पर आपको क्या करना होगा, लिखिए फॉर एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपकी जितनी भी एसेट्स हैं सबको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। फॉर एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी जितनी एसेट्स हैं सबको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। आपकी जितनी एसेट्स हैं सबको आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। कौन से वाली? जो सेलेबल है, सेलेबल एसेट्स। बेटा सेलेबल का मतलब क्या होगा, जिसको बेचकर पैसे आ सकते हैं। देखो आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें जितनी भी एसेट जिसको बेचकर पैसे मिल सकते हैं वो सब रियलाइजेशन में जाएंगे। आप बोलेंगे सर एसेट है तो सेल तो होगी, क्यों नहीं होगी बताओ? बिल्कुल मैंने भी यही बोला, लेकिन जो सेलेबल है बेटा, एसेट साइड में कुछ ऐसे पॉइंट भी हम लोग लिखते हैं जो कि सेलेबल नहीं होते, जिनको बेच करके पैसा रियलाइज नहीं हो सकता है। कौन से पॉइंट क्या हैं, आप मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं बात करूं सेलेबल एसेट्स की जिनको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, सेलेबल का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, बीआर। इंटेंजिबल एसेट भी सेलेबल है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, सब ये सब सेलेबल हैं, जिनको मार्केट में ले जाकर आप बेचने के लिए अवेलेबल कर सकते हो, वो सेलेबल एसेट्स हैं। उन सेलेबल एसेट्स को आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आप मेरे को एक बात बता दीजिए सब लोग,
सेलेबल एसेट जो है, जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है, आपको मैं बता दूं सेलेबल एसेट्स के बारे में। आपके पास कौन कौन सी एसेट सेलेबल हो सकती हैं। सेलेबल एसेट्स का जो बैलेंस होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले बैलेंस शीट में एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। अगर आप उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे तो आपको एसेट्स के अकाउंट करने पड़ेंगे क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी, पहली एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। 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 जितनी भी आपकी सन्ड्री एसेट्स का मतलब जितनी भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स हैं, लाइक स्टॉक, डेटर, पीआर, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, जो भी प्लांट मशीनरी जो सेलेबल है, गुडविल, सबको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। ये वाली बात समझिए, सही है। आप बोलेंगे सर ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट का बैलेंस क्या था, डेबिट। अब क्या कर दोगे, क्रेडिट। डेबिट किसको कर दोगे बेटे, रियलाइजेशन को। हो गया। आप बोलेंगे सर उसके बाद, अब उसके बाद क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट में जो सेलेबल एसेट थी उनको तो हमने कर दिया रियलाइजेशन में ट्रांसफर, बट कुछ ऐसी एसेट्स भी हैं जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट नोट बनाओ, इंपॉर्टेंट नोट बनाओ, लिखो, एसेट्स विच आर नोट ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसी एसेट जिसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया, सर उसका क्या होगा और वो कौन सी एसेट होंगी। पहली बात तो ये बताओ वो कौन सी हैं जो रियलाइजेशन में नहीं जाएंगी, और अगर वो रियलाइजेशन में नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी वो भी बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। नंबर वन, आपकी एसेट साइड में आपको मिल सकता है पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या आपको मिल सकता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट, या इसे हम लोग नाम देते हैं बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि कोई भी ऐसा खर्च जो हमने पहले किसी ईयर में कर दिया था लेकिन वो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया होता, तो वो बेटा बैलेंस शीट की एसेट में आता है। अगर पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये एक तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। एक्यूमुलेटेड लॉस को अपन लोग पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो जो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है, इंपॉर्टेंट नोट में ये बात लिख लो कि आपके जो एक्यूमुलेटेड लॉस या जो भी हैं, इनको रिटर्न ऑफ बिटवीन ऑल पार्टनर, रिटर्न ऑफ बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री बना दो आप इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री बना दो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट है तो पी एंड एल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो भी है उसी को आप राइट ऑफ कर दो बिटवीन ऑल पार्टनर्स। एंट्री बन जाएगी हमारे पास, एंट्री बन जाएगी बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, या तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। आप सब लोग मेरे को बताओ, इतना आप सब लोगों को क्लियर है? ये हमने बना दिया। एसेट साइड में हमारे पास जो सेलेबल हैं
वो तो गई रियलाइजेशन में। सेलेबल नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एक तो हो सकता है पार्टनर पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस, एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट ओब्लिक पार्टनर्स लोन अकाउंट। इनका डेबिट बैलेंस एसेट साइड में हो सकता है पार्टनर कैपिटल का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट। इनके नेगेटिव बैलेंस आपके हो सकते हैं। अगर ये डेबिट बैलेंस है, मैं आपको बता दूं, ये पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस हैं। बेटे अगर आपके ये बैलेंस हैं तो मैं आपको बता दूं, इन बैलेंस को आप रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर टू रिलेटेड अकाउंट, जैसे कि अगर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो रिलेटेड अकाउंट होंगे आप उसमें इनको ट्रांसफर कर दो। जो भी आपके रिलेटेड अकाउंट होंगे, पार्टनर कैपिटल के हैं तो कैपिटल में, करंट है तो करंट में, जो भी है रिलेटेड अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो। सही बात है या नहीं है? पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस है तो वो रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। नंबर 3, अगर एसेट साइड में आपके पास कैश इन हैंड है या तो कैश एट बैंक है। देखो या तो कैश इन हैंड है या तो कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक, ये दोनों में से कोई बैलेंस है। अगर कैश इन हैंड है तो ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कैश एट बैंक है तो ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। कैश एट बैंक है तो ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, इसमें आप इसको ट्रांसफर कर दो। बेटे कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट में, कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो। तो प्रैक्टिकली अभी तक मैंने क्या करवा दिया, आप मेरी बात को समझो। मैंने क्या किया, डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉलो किया। डिसोल्यूशन प्रोसेस में 4 अकाउंट मैक्सिमम बन सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, मैंने बताया क्वेश्चन में गिवन होगी बैलेंस शीट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट को जीरो करना है। जो एसेट साइड है उनमें से जो सेलेबल एसेट है गई रियलाइजेशन में, और जो सेलेबल नहीं है, जो सेलेबल नहीं है उनको कंसर्न अकाउंट में मैंने बता दिया कि कौन कौन सी सेलेबल नहीं है और उनका हमें क्या करना है। ये तो बात हो गई बेटे आपके एसेट की। एसेट के बाद अब मैं बात करूंगा लायबिलिटीज की। एसेट के बाद अब मैं बात किसकी करूंगा, लायबिलिटीज की बात करूंगा कि लायबिलिटीज का क्या करना है। लिखते चलो, एसेट्स को मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखिए, मेरे को लगता है सबको समझ में बढ़िया से आ रहा है। नंबर 2 लिखिए, 4 लायबिलिटीज, 4 लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी जितनी लायबिलिटीज हैं उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज कौन सी, जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, आप जिनको थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज बोलते हो, जिनका पेमेंट आपको करना ही करना है। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन में चली जाएंगी। अब फिर से एक बात समझिए, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट।
लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन अगर आप लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो बेटे एंट्री आपको क्या बनानी पड़ेगी? सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं उनको आप लेकर जाओ रियलाइजेशन में, सन्ड्री लाइबिलिटी जितनी भी हैं उनको आप लेकर जाओ रियलाइजेशन में। जितनी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं सबको आप लेकर जाओ रियलाइजेशन में। जिनको पेमेंट करना है जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटसाइडर का किसी का बैंक का लोन, ये सब जिनको पेमेंट करना है सब रियलाइजेशन में ले जाओ। लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट नोट बनाना है, फिर से आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बनाना है। आप बोलेंगे क्या? लाइबिलिटीज which are not transfer in रियलाइजेशन अकाउंट, वो लाइबिलिटीज जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगी। लाइबिलिटीज विच आर नोट ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट, वो लाइबिलिटीज जिनको रियलाइजेशन अकाउंट में अपन ने ट्रांसफर नहीं करना। आप बोलेंगे सर उनका क्या करूंगा मैं? कौन सी ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी? नंबर 1 लिखो, फ्री रिजर्व। अगर आपकी बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व्स पड़े हैं जैसे कि जनरल रिजर्व पड़े, जैसे कि रिजर्व फंड के नाम से पड़ा है, ये सब आपके पास है। फ्री रिजर्व की बात कर रहा हूं, जितने आपके फ्री रिजर्व हैं बेटा, फ्री रिजर्व का क्या करेंगे? ये रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि रियलाइज तो होना नहीं है। फ्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, जितने आपके पार्टनर्स हैं फ्री रिजर्व्स को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बन जाएगी रिजर्व का जो भी नाम होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटे एक है ना, मैं आपको स्पेसिफिक रिजर्व भी आपके क्वेश्चन में हो सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व लाइक इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। स्पेसिफिक रिजर्व आपके हो सकते हैं, इसको मैं डिस्कस लेटर। बेटा इसको मैं इलस्ट्रेशंस के साथ बताऊंगा, ये अभी बताऊंगा ना पूरा मजा नहीं आएगा। मैं आपके इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, इनके ऊपर स्पेशल वहां बताऊंगा। केस बनाएंगे इसके ऊपर, यहां बनाएंगे तो फिर ये लंबा हो जाएगा। इसको मैं स्पेसिफिक रिजर्व को स्पेशली आपके साथ कुछ एग्जांपल्स के साथ करवाऊंगा। अभी करवाऊंगा ना केस तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्री रिजर्व जो है वो तो आप कर दो पार्टनर्स में डिवाइड। नंबर 2, फ्री रिजर्व के बाद क्या करेंगे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आपके पास हो सकता है पार्टनर
लोन अकाउंट का बैलेंस, किसी पार्टनर ने आपकी फर्म को लोन दिया हो सकता है। पार्टनर लोन का बैलेंस अगर दिया होगा, मैं आपको बता दूं, अगर पार्टनर लोन अकाउंट है तो ये आपको ट्रांसफर टू पार्टनर लोन का बैलेंस है, ट्रांसफर टू पार्टनर लोन अकाउंट, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर लोन में। नंबर 3, आपके पास हो सकता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हो सकते हैं। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर लोन अकाउंट का बैलेंस है, वो चला जाएगा लोन में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ये चला जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से हमें ये ट्रांसफर करना होगा। आप मेरे को ये बता दो, सबको इतना समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने एसेट और लायबिलिटी साइड ये आपके ट्रांसफर करवा दिए, एसेट और लायबिलिटी साइड ये ट्रांसफर करवा दिए। बैलेंस शीट से ये हमारी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं। जो थर्ड पार्टी की थी वो तो चलेगी रियलाइजेशन में, और जो थर्ड पार्टी की नहीं है उनको मैंने ट्रांसफर कर दिया कंसर्न अकाउंट में। अभी तक मैंने आपको इतना करवाया। अब बेटा इसके बाद अभी अकाउंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ। आज की क्लास मैंने स्टार्ट करवा दी आपको। एक बार मैंने आज की क्लास में आप लोगों को यह बता दिया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। उसके बाद मैंने ये बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैंने ये बताया कि आपको पेमेंट का प्रोसीजर क्या रखना होता है, और इस प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए आपको अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब उन अकाउंट को बनाने के लिए फर्स्टली आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर समझना है, जर्नल एंट्री समझनी है। तो मैंने बैलेंस शीट के बिहाफ पर कैसे जर्नल एंट्रीज बनेंगी वो बताना आपको स्टार्ट किया। मैंने ये बताया कितनी एसेट जो होंगी जो बैलेंस शीट में है, जो सेलेबल है उनका क्या करना है और जो सेलेबल नहीं है उनका क्या करना है। फिर मैंने बताया लायबिलिटीज जो पेमेंट करनी है उनका क्या करना है, और जो पेमेंट नहीं करनी है उनका क्या करना है। सही बात है। उसके बाद अभी एसेट और लायबिलिटीज को मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, अभी सेल नहीं हुआ कुछ भी, ना कुछ पेमेंट हुआ। तो नेक्स्ट एंट्रीज क्या होंगी उसको प्रोसीजर को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रोसीजर को कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद स्पेसिफिक रिजर्व वाली एंट्री के केस बनवाऊंगा, और फिर हम लोग अपने अकाउंट्स के जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वो स्टार्ट कर देंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें जरूर अपने कमेंट्स लिख करके भेजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए इसी क्लास के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।